हो गया। क्या पढ़े थे बताइए लास्ट टाइम? ये एक्सपेरिमेंट पढ़ा रहे थे ना? ठीक है, देखो कहाँ? हाँ, यहाँ से होगा। पहले सेव कर दीजिए, पता नहीं सेव है या नहीं। सेव यहीं से ना होगा जी। किसमें कर दें? कोई भी कर दीजिए, बता दीजिएगा किसमें। कैच इसी में कर दें रहने। वो अपना एडिट कर लेंगे, बता दीजिएगा किसमें। ठीक, ठीक है। अपना वाला PDF कहाँ से होता है इंपोर्ट ना? किसमें? हाँ, डाउनलोड देखिए, नोट के बगल में कहाँ? ये साइन नहीं है, ओपन करिए तो। हाँ, सॉरी, रुको। इसको क्लोज करके फिर क्लोज कर दें। हाँ, इसको हटा के अब बोलो। उसी को सबसे स्टार्टिंग में ये सेव कर दिया ना। सेव हो गया। नया वाला कोई कर लीजिए। पॉज करके कौन चला गया? ठीक है सर। वो तो देखे कैसे करके चले गए। चलिए इधर देखिए, छोड़ो। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 था बाबू, ध्यान दो। याद होगा कल मतलब लास्ट क्लास जो पढ़े थे लूप में, ठीक है? यही देखो, एक्चुअली में बार मैग्नेट अपना क्या करता था, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता था जो लिंक्ड होता था कॉइल से, और उसमें अगर रिलेटिव मोशन कराते थे, याद होगा पिछला क्लास का, कि अगर उसको आगे या पीछे बढ़ाओ और इसको, या तो उसको कांस्टेंट रखो, इसको बढ़ाओ आगे पीछे, या इसको रखो कांस्टेंट, उसको आगे पीछे करो, किसी भी तरीके से लिंक्ड, अगर ये जो दोनों के बीच रिलेटिव मोशन, अभी तक यही निचोड़ पे निकला था एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से, ठीक है? फिर उन्होंने क्या किया कि सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने कहा कि भाई चलो बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड बनाओ या इलेक्ट्रोमैग्नेट से बनाओ, मतलब कि कोई कॉइल में करंट बहा दो, तो फिर उसके वजह से भी तुम्हारा क्या हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा तो लिंक तो इसी से होगा। अब इसको तुम इस तरफ या तो मूव कराओ या तो उस तरफ मूव कराओ, या फिर इसको कांस्टेंट रख के इसको मूव कराओ। एक में करंट रखना है, देखो, एक में गैल्वेनोमीटर रखना है, ठीक है? तो देखा उन्होंने कि जैसे ही इसको मूव कराते हैं इधर या उधर, तो इसमें सडन डिफ्लेक्शन आता है। और कैसा, जैसे सामने आ रहे हैं, पास ला रहे हैं, तो अगर डिफ्लेक्शन राइट साइड है, सपोज दैट, मान लिए, ये जरूरी नहीं कि राइट होगा कि लेफ्ट होगा,
कोई एक डायरेक्शन मान लिया। अगर राइट साइड है तो दूर ले जाने पर बेटा क्या देखा गया कि लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो ये देख इन्होंने ये पाया कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, ऊपर परमानेंट मैग्नेटिज्म बार मैग्नेट से, किसी भी तरीके से अगर रिलेटिव मोशन, अभी तक ये यही सोच रहे थे कि रिलेटिव मोशन अगर हो रहा है तो दोनों के बीच में तो मतलब रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का वेलोसिटी हो, है ना, या इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी हो, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो दोनों में क्या जनरेट हो रहा है, तो इसमें क्या जनरेट हो रहा है, करंट। समझ आ रहा है। ये अभी तक ये यही सोचे थे, अभी तक इससे ज़्यादा ये नहीं सोचे। इसको बनाइए फिर इसके बारे में लिख लेते हैं, फटाफट करिए, आसान सा चीज़ है ये, जल्दी से बना लो। अब इसको नाम दे देते हैं C1 कॉइल, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं C2। हो गया। कि अगर रिलेटिव मोशन है तो इसमें सडन डिफ्लेक्शन आएगा। याद होगा पिछला क्लास में सिर्फ क्या था, एक बार मैग्नेट था और जिसको हम आगे या पीछे करने पर हमको सडन डिफ्लेक्शन आ रहा था। इस बार इन्होंने क्या किया, परमानेंट मैग्नेट मतलब बार मैग्नेट को न रख के किसको रखा, इलेक्ट्रोमैग्नेट को, और उसको आगे पीछे करने पर इनको ये पता चला कि फिर से वही बात हो रही है। मतलब ये दोनों एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने यही चीज़ निकाला, हाँ इधर देखो ध्यान, दोनों एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने यही चीज़ निकाला निष्कर्ष कि पक्का से पक्का क्या होना जरूरी है, रिलेटिव मोशन दोनों के बीच में, ठीक है। या तो मैग्नेट होगा तो कॉइल और मैग्नेट के बीच में, या दोनों कॉइल होंगे तो दोनों कॉइल के बीच में, ठीक है। चलो लिखो एक्सपेरिमेंट नंबर 3। एक्सपेरिमेंट नंबर 3। बात नहीं करो, इधर देखो, हो गया, बात नहीं करी। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में फिर से 2 कॉइल। अब देखो बार बार नंबर ऑफ टर्न्स हम नहीं देने जा रहे हैं, ठीक है, एक टर्न दे रहे हैं, आप समझ जाओ, ठीक है। देखो अब फिर से वही अरेंजमेंट है, लेकिन इस बार क्या है कि इस बार एक स्विच के साथ इसको जोड़ दिया गया है। अगर स्विच क्लोज करोगे तभी जाके इसमें करंट फ्लो होगा, है ना। और जब करंट फ्लो होगा तो जाके यहाँ से आपका कह सकते हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा, ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा। अगर ध्यान से देखो तो इन्होंने क्या किया कि जैसे स्विच को ऑन करा उस टाइम देखा कि स्विच को ऑन कर रहे हैं, जस्ट उसी टाइम मतलब कर सकते हो कि मिली सेकेंड्स के लिए थोड़ा सा इसमें से डिफ्लेक्शन आया, ठीक है। अब फिर जब स्विच ऑन हो गया, करंट जिस समय ऑन हुआ उस टाइम दिखा था, अब फिर उसके बाद दिखा नहीं, उसके बाद फिर से करंट हो गया इसमें 0, मतलब कि 0 से किधर न किधर साइड में हल्का देर के लिए हुआ, बस उसके बाद फिर से 0 पर ही रहा, ठीक है। तो फिर इन्होंने देखा कि ला
ये तो कुछ हुआ नहीं। फिर नेक्स्ट टाइम क्या करा, ऑफ करा। तो ऑफ करा तो फिर से जिस टाइम ऑफ किया उस टाइम थोड़ी देर के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फिर से डिफ्लेक्शन आया, लेकिन फिर अगले सेकंड से बात खत्म, कोई डिफ्लेक्शन नहीं था इस गैल्वेनोमीटर में। ठीक है, तो इस चीज़ से निष्कर्ष क्या निकला कि कहीं ना कहीं जिस टाइम ऑन और ऑफ हो रहा है उस टाइम इसमें करंट 0 to मैक्सिमम हो रहा है, होता है ना, तो थोड़ा माइक्रो सेकेंड्स लेता है। 0 to मैक्सिमम जो भी करंट बहेगा, जो भी इस बैटरी की सेल की औकात होगी, जो करंट दे पाएगा, वो करंट मैक्सिमम होने में थोड़ी सी बस माइक्रो सेकेंड का टाइम लगता है। उतना देर में करंट क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। और करंट वेरी हो रहा है जिसके वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो इससे लिंक्ड हो रहा है वो वेरी हो रहा है, समझ आ रहा है। उसके वजह से थोड़ी सी करंट इसमें दिखा था, सडन डिफ्लेक्शन। फिर जब बंद कर रहा था उस टाइम क्या हो रहा था, मैक्सिमम टू 0, करंट घट रहा था। तो थोड़े माइक्रो सेकेंड्स के लिए जब चेंज था करंट में उस टाइम यहाँ पर डिफ्लेक्शन दिखा। लेकिन जैसे जैसे जिस टाइम ऑन किया तो समय चेंज हो रहा था 0 to मैक्सिमम, तो थोड़ी देर के लिए दिखा, और उसके बाद जब मैक्सिमम हो गया करंट तो फ्लक्स जो लिंक्ड हुआ वो क्या हो गया, कांस्टेंट। अब ना वो बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो मतलब क्या है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं। इट मीन्स दैट ये अब बेचारा ये दोनों आदमी, ये फराडे खास करके इस चीज़ के निष्कर्ष पर कंक्लूजन पे आए कि भाई रिलेटिव मोशन होना जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है, जरूरी क्या है, तो दोनों में जरूरी है फ्लक्स का चेंज होना। मतलब क्या, किसी भी वजह से किसी क्लोज्ड कॉइल से अगर फ्लक्स लिंक्ड है, मतलब फ्लक्स उससे आके पार हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पार होते हैं एक एरिया से, उसी को फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स तो पढ़ चुके हैं। तो फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है टाइम के साथ, जब तक चेंज होता रहेगा तब तक क्या होगा, उसमें एक ईएमएफ इंट्रोड्यूस होता रहेगा, और उसके वजह से अगर क्लोज सर्किट है तो करंट बहता रहेगा। लेकिन जब जैसे ही फ्लक्स लिंक्ड जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, उसमें कोई चेंज टाइम के साथ नहीं होगा, तो देयर इज नो एनी डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। मतलब ईएमएफ कोई जनरेट ही नहीं हो रहा है। मतलब इन्होंने एक ही बात लास्टली बताया कि ईएमएफ जनरेट होने के लिए क्या होना जरूरी है, फ्लक्स में चेंज टाइम के साथ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आया। तो यही कहानी है। तो इसको इन्होंने और बीच में ये भी करके देखा कि स्विच ऑफ स्विच ऑन स्विच ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन बार बार करा तो बार बार डिफ्लेक्शन आ रहा है, इधर कभी इधर कभी इधर कभी कभी। तब इनको पता एकदम कन्फर्म हो गया कि फ्लक्स जो लिंक्ड है ना वो चेंज होता रहेगा, तभी डिफ्लेक्शन इसमें रहेगा। अगर वो कांस्टेंट हो जाए, मतलब मान लो इस वाले एरिया से इस वाले एरिया से अगर 5 ही फील्ड लाइंस जाए, उसमें कोई चेंज नहीं है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो देयर इज नो करंट इन दिस सर्किट। समझ में आया। लेकिन 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, ऐसा होता रहे, चेंज होता रहे, या 0 से फिर 1 फिर 2 3, ऐसा मतलब फ्लक्स में चेंज आता रहे, तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज अ डिफ्लेक्शन, किसी न किसी डायरेक्शन में होगा, या तो इधर नहीं तो इधर। समझ आया। तो सिंपल सी बात है, ईएमएफ जनरेट तभी हो रहा है जब इसमें क्या है, आपको फ्लक्स जो लिंक्ड है उसका टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो फराडे का EMI का नियम 2 है। पहला क्या है कि अगर कोई आपको कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होता है और उसमें टाइम के साथ चेंज आता है, ठीक है, देन एक EMF इंड्यूस्ड हो जाता है उस कॉइल में, और उसके वजह से किसके वजह से, तो फ्लक्स में चेंज की वजह से टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो पहला नियम ये था। दूसरा नियम क्या था, जो EMF जनरेट होता है वो क्या है, वो डायरेक्टली इक्वल होता है किसके, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये 2 बातें इन्होंने निचोड़ निकाल के बता दिया दुनिया को। और उसके बाद दुनिया में जो कह सकते हो कि रिवॉल्यूशन आया, इतना बड़ा करंट के फील्ड में चेंज आया कि एक ऐसा करंट को दुनिया को मिला जो कि एक अल्टरनेटिंग इन द नेचर था। देख रहे हो ना। अगर अल्टरनेटिंग कैसे, एक बार देखो जब क्या हो रहा था, अगर बार या कोई भी चीज़ जैसे बार मैग्नेट को पास ला रहे थे तो किधर हो रहा है, डिफ्लेक्शन मान लो इधर, तो दूर ले जा रहे थे डिफ्लेक्शन इधर, मतलब करंट बार बार क्या हो रहा है, चेंज। मतलब EMF भी अल्टरनेटिंग था, बार बार चेंज हो रहा था डायरेक्शन और साथ में मैग्नीट्यूड भी। इसीलिए इस चैप्टर के बाद आपके सिलेबस में कौन सा चैप्टर रखा गया है, अल्टरनेटिंग करंट। जो इसका क्या कहते हैं, इससे इस EMF से जो करंट मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है वो है अल्टरनेटिंग करंट। इसीलिए सिलेबस में उसको इसके बाद रखा गया है। ठीक है। तो इसको बना लो, फिर लिखवा देते हैं।
एक्सपेरिमेंट नंबर 3 को जल्दी से बना दीजिए। ये क्या है तुम्हारा? तो नेक्स्ट है फराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो लिखिए, 2 लॉ है इसका, दोनों देख लेते हैं। क्या लिख रहे हो तुम? डायग्राम क्या है? लिखिए, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है बाबू, तो लिखिए, देर आर 2 लॉज गिवन बाय द फैराडे regarding the EMI. There are 2 laws given by Faraday regarding the EMI, electromagnetic induction, है ना? Faraday regarding the EMI. तो लिखो बाबू, पहला फर्स्ट लॉ, हेडिंग डालो फर्स्ट लॉ। इसमें लिखिए, ठीक है, इफ अ कॉइल इज लिंक्ड विद द, या एसोसिएटेड विद भी लिख सकते हैं। इफ अ कॉइल, क्लोज्ड कॉइल लिखना, इफ अ क्लोज्ड कॉइल इज लिंक्ड विद द मैग्नेटिक फ्लक्स, if a closed coil is linked with the magnetic flux and there is a change in magnetic flux with respect to time, and there is a change in magnetic flux with respect to time, then an EMF is induced in the coil, ठीक है, ये पहला नियम है। चलिए दूसरा लिखो, सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ कहता है, पहले समझ लो, सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ई से डिनोट करते हैं, रनिंग ई से, ठीक है। एक होता है खरा ई, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हो, ये रनिंग ई। तो ईएमएफ को इसी से, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े होंगे। तो ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको बोलते हैं। तो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा वो इक्वल होगा किसके? द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। बी से 5E याद होगा, लेकिन हमने कहा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स में कि इसको, मैग्नेटिक फ्लक्स को आपको 5V से करते हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को 5E से, लेकिन हमने आपको यूज कर दिया था 5, ठीक है। तो आप 5V लिखो ना लिखो, 5 लिखो, बात बराबर है। देखो, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किसके इक्वल है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, मतलब डिफरेंशिएशन। बहुत आसान सा चीज़ है, ठीक है। अब कहोगे कि सर इसमें क्या था, इसमें एक माइनस लग रहा है। माइनस क्यों? तो अभी आगे पढ़ाएंगे लेंज लॉ, उसके वजह से माइनस लगता है, ठीक है। तो पहले तो लिखो लैंग्वेज सेकेंड लॉ में, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द क्लोज्ड कॉइल, द इंड्यूस्ड ईएमएफ in the closed coil, ठीक है, is
इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या पर यूनिट टाइम, दोनों बात सेम है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तब ये उसके नीचे में लिख लीजिए। जिस रेट से बाबू फ्लक्स चेंज होगा ना, ईएमएफ उसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मान लो फ्लक्स में चेंज बहुत अच्छे रेट से हो रहा है तो ईएमएफ भी अच्छे से प्रोड्यूस होगा। अगर उतना अच्छा मतलब फ्लक्स में चेंज नहीं है तो फिर उतना अच्छा ईएमएफ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। अब आता है अपना क्या कि नेक्स्ट आता है कि क्या पढ़े, तो नेक्स्ट है अपना हमारा लेंस लॉ। ठीक है, तो हेडिंग डालिए। लेंस लॉ। लेंज, LENZ। ठीक है, लेंस लॉ, एक साइंटिस्ट का नाम था लेंज, उसी ने कुछ बताया था। देखो तो इस इंसान ने क्या बताया समझो, ये बोला कि अभी तक फराडे ये बोल के चला गया कि इंड्यूस्ड होगा ईएमएफ, हाँ होगा। कैसे होगा तो अभी भी देखें, माइनस वो सिर्फ ये बोला था कि भाई फ्लक्स में जो चेंज होगा, जो फ्लक्स में चेंज होने का जो रेट होगा उस पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा क्या, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा आपका कॉइल में। लेकिन लेंज ने आकर ये बताया कि उसमें माइनस साइन दिया और ये बताया कि वो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो इस तरह के पोलरिटी का यूज होगा, इस तरह अपने आप का पोलरिटी रखेगा कि उससे प्रोड्यूस होने वाला करंट, ठीक है, इस तरह अपने आप को एडजस्ट करेगा सर्किट में कि वो जिससे वो प्रोड्यूस हुआ है, किस चीज़ से प्रोड्यूस हुआ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब चेंज, फ्लक्स में चेंज की वजह से ही तो आया ईएमएफ, समझ आ रहा है। मतलब या तो इंक्रीज हो रहा होगा फ्लक्स टाइम के रिस्पेक्ट में या डिक्रीज, चेंज दोनों है, चेंज दोनों है। तो समझिए ध्यान से, इनका कहना था कि भाई जो या तो इंक्रीज होने की वजह से चाहे डिक्रीज होने की वजह से, ये मायने नहीं रखता, लेकिन जिस चेंज ने उसको प्रोड्यूस करा है, किसको, ईएमएफ को, उसी का वो अपोज करेगा। वो अपने आप को इस तरह, अपने ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा उसकी पोलरिटी इस तरह से होगी कि करंट जो उसके थ्रू होगा वो अपने आप को इस तरह एडजस्ट करेगा कि वो प्रोड्यूस करने वाले, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को ही क्या करेगा, अपोज करेगा। समझ आया। यही कहा था किसने, लेंज ने। मतलब सीधा सा समझो ना कि जिससे वो प्रोड्यूस हुआ उसी का अपोज करना, उसी तरीके से अपने आप को ढालता है। ठीक है, तो लिखिए लेंज लॉ क्या कहता है। ऐसे लिखो, द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड का स्पेलिंग गलत लिख रहे हो, कितने आदमी देख रहे हैं, इंड्यूस्ड INDUCED, ठीक है ना, EN लिख रहे हैं। लिखिए द, क्या लिखा है, द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ in a closed coil, in a closed coil, in a closed coil, adjust in such a manner, adjust in such a manner, इस तरह का तरीके से, so that, कॉमा देके मैनर के बाद, so that the current due to it in the coil, the current due to it in the coil opposes the
change in further change in magnetic flux, opposes the further change in magnetic flux। मतलब समझ सकते हो, जो प्रोड्यूस किया उसको उसी का वो अपोज करेगा इस तरीके से अपना, इसीलिए माइनस लगाया जाता है, ठीक है, अपोज करता है वो, समझे। अब देखिए, जैसे लेंज लॉ को थोड़ा सा एलोबरेट कर लेते हैं, ध्यान से देखो। तो एग्जाम्पल्स फॉर लेंज लॉ, ठीक है। देखो, जैसे पहला एग्जाम्पल जरा देखो। जैसे मान लो ये कॉइल है, ठीक है, ये क्लोज्ड कॉइल है, और मैं यहाँ बार मैग्नेट को इसके पास ला रहा हूँ। सपोज दैट ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये इसके पास आ रहा है। ज़रा बताओ मेरे को, प्लीज़ समझना ध्यान से, ठीक है। बताओ मेरे को कि ये कैसा अपने आप को एडजस्ट करेगा इसमें करंट, इसके। अब भाई तुम्हें पता है, देखो एक थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं, ध्यान से देखना। ये कहीं ना कहीं फ्लक्स, हाँ जाइए, कहीं ना कहीं बाबू फ्लक्स लिंक्ड हो रहा है, किससे? कॉइल से फ्लक्स लिंक्ड हो रहा है, देख रहे हो। अब तुम देखो ध्यान से इसको, अगर तुम ऐसा समझो ना कि एक टॉर्च की तरह, जैसे रोशनी अगर दे रहा है, अगर एक जगह देख रहा है कि टॉर्च को रख दो, तो भाई जो रोशनी, जो भी कर सकते हो, जितना लाइट इससे एसोसिएट होगा कॉइल से, जैसे देखो ना, इमेजिन करो कॉइल है, जितना लाइट एसोसिएट होगा वो कांस्टेंट रहेगा ना, उसमें बढ़ेगा ना घटेगा। लेकिन अगर पास ले जा रहे हो तो क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा, और दूर ले जा रहे हो तो क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा। तो ध्यान से देखो, ये पास ले जा रहे हो नॉर्थ और साउथ बार मैग्नेट का, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इससे लिंक्ड हो रहा है उसमें क्या आ रहा है? चेंज कैसा? इंक्रीजिंग। कैसा हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या चाहेगा कि हम अपने आप को ऐसा एडजस्ट करें कि उसी का क्या करे, वो अपोज करें, मतलब डिक्रीज करना चाहेगा। समझ आ रहा है? तो डिक्रीज करना चाहेगा तो सुनो ध्यान से, ये इसकी तरफ आ रहा है, नॉर्थ पोल आ रहा है ना, नॉर्थ पोल इसकी तरफ आ रहा है। तो ये अपने, अब तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी, याद करो मैंने पढ़ाया है, एक सर्कुलर कॉइल, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। उसका भी दोनों इंड क्या, दोनों सरफेस क्या बिहेव करता है? नॉर्थ और एक साउथ, याद है, पढ़ाए थे। तो बाबू कैसे, याद करो, ये ध्यान से तो इसको समझना है। ये अगर कॉइल है, ये तुम पास ला रहे हो नॉर्थ, तो बताओ ये वाला फेस इसका, ये वाला फेस कैसा बिहेव करना चाहिए? नॉर्थ, तभी ना अपोज करेगा। और वो वाला फेस कैसा, उधर वाला फेस कैसा होना चाहिए? साउथ। सिंपल सी बात है। ये नॉर्थ कब बनेगा? जब इसमें करंट कैसा बनेगा? करंट कैसा बहे? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा बहे? एंटी क्लॉकवाइज। तभी ना याद होगा, करंट कैरिंग कॉइल में तुम उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हो? तो तुम उसके करंट की डायरेक्शन में पूरे 4 फिंगर्स को टर्न करते हो, और थंब तुम्हारा क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो अब देखो ये कॉइल है और ये बार मैग्नेट को ला रहे हो, इसकी वजह से जो इसमें करंट ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, क्योंकि चेंज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ऐसा होगा कि ये फर्दर जो बढ़ने का, इंक्रीज होने का बात है, उसको क्या करे? अपोज करे। तो अपोज तभी कर सकता है जब ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, और ये वाला फेस कैसा बिहेविंग लाइक अ नॉर्थ पोल। ठीक, समझ में आ रहा है? तो मतलब क्या, ये जो कंडीशन है, इसमें अगर एक बार मैग्नेट इसकी तरफ आ रहा है, ध्यान से समझना, अगर इसकी तरफ आ रहा है, ये इस तरफ आ रहा है, तो बताओ अगर ये अंदर वाला, ध्यान से देखो, ये अंदर वाला है, ये बाहर वाला है, तो इसमें करंट कैसा होगा? बताओ, ये वाला फेस देखो, ये कैसा करंट होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो देखो ये यही ना होगा, ताकि ये फेस कैसा बिहेव करे? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब क्या? नॉर्थ। नॉर्थ होगा तभी ऐसा होगा ना बाबू। देखो ये कुछ इस तरह से, समझ आ रहा है? ये यहाँ हम शो आउट कर देते हैं आपको, यहाँ पे पूरा, ये तो आपको परपेंडिकुलर ना, इस वाले बोर्ड के प्लेन के ही परपेंडिकुलर रखा हुआ है कॉइल। ठीक है, इसके एरिया को अगर इसके प्लेन में रखे
तो कुछ ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज करंट, जिसमें जो कि आपको देखो ये करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है और वो कैसा शो कर रहा है, नॉर्थ फेस की तरह। समझ आ रहा है? अगर यही चीज़ होता है कैसा, बोलो, क्लॉकवाइज, तो ये कैसा बिहेव करता है, साउथ की तरह। समझ आ रहा है? देखो करंट की डायरेक्शन ये एरो शो कर रहा है और कुछ इस तरह से याद रखो कि वो बिहेव, जब भी क्लॉकवाइज करंट होगा तो फेस कैसा होगा, देखो कैसा होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगा अंदर। जैसे कि मान लो ये कॉइल है तो इसमें करंट ऐसा, देखो ऐसा, तो तुम इसमें ऐसे घुमाओगे तो करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, उधर। मतलब वो वाला फेस नॉर्थ है, ये वाला फेस साउथ। जिधर से इन करता है मैग्नेटिक फील्ड उसको कहते हैं साउथ और उसको कहते हैं नॉर्थ। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैं पढ़ा चुका हूँ उस वाली क्लास में, ठीक है। तो ये बात को याद रखना है। अच्छा, यही चीज़ में आप बताओ, यही चीज़ में अगर यही चीज़ को ध्यान से देखिए, इसी चीज़ में मैं लिखवा दूंगा, पहले अभी देखो इधर। जैसे मान लो ये है कॉइल, ठीक है, ये है बार मैग्नेट, और इसी में मैं इसको दूर ले जाऊं तो बताओ क्या होगा, ये वाला फेस कैसा बिहेव करेगा, साउथ की तरह। क्यों? क्योंकि फील्ड लाइन जो जुड़ेंगे इससे वो घट रहा होगा, तो क्या चाहेगा कि बढ़े तो उसके लिए क्या करेगा, साउथ बनाएगा, तब ना साउथ और नॉर्थ क्या करेगा, अट्रैक्ट। जब पास आ रहा है साफ, मतलब कहते हैं उल्टा चीज करता है। जब पास आ रहा है तो ये अपने आप को इस तरह से करंट को दर्शाता है कि अपोज करे, मतलब कि उसको दूर भगाए। और जब दूर जा रहा है तो कहता है कि पास हो। समझ रहे हैं? मतलब ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये फेस हो जाएगा इस तरह से, तो साउथ हो जाएगा। तो देखो इधर ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, ये बाहर का है, ये अंदर का है, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज करंट। समझ आया? कोई दिक्कत नहीं? तो एग्जाम्पल में 2 ही आपको लिखने हैं, ज़्यादा नहीं। देखो ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, देखो इसको लिखिए, इसको फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल करके इसको लिखिए, इसको, ठीक है। फर्स्ट ये लिखो, बस ये इतना। घर पे जाकर थोड़ा प्रैक्टिस करना है, कब नॉर्थ कब साउथ, किधर किधर कैसे। हो गया ये वाला। अब एक और बना लो, ये इसको बना लो। नहीं बनाए थे? याद रखिएगा, जब भी एक कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज आपको जिस फेस से दिख रहा है वो फेस बिहेविंग लाइक अ नॉर्थ पोल, है ना। एंड जिस फेस पे आपको क्लॉकवाइज दिखेगा द फेस बिहेविंग लाइक अ साउथ पोल, हमेशा याद रखना। हो गया? और ये वाला बन गया, बना लीजिए। हो गया? देखो
बताओ तो जरा क्या होगा। सिर्फ हाथ उठाना जिनको समझ आ जाए। साउथ पोल, हाँ। तो बाबू जैसे साउथ पोल इस तरफ आ रहा है, ध्यान से देखो, तो याद रखना अपने पास साउथ फोर्स को पोल को आते देखेगा, मतलब तुम्हें क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड होगा वो कैसा हो रहा होगा, इसके तरफ से इस तरफ, ना कि इससे बाहर की तरफ, नहीं ना, मतलब साउथ की तरफ होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मतलब ये जो फेस है ये फिर से कैसा बिहेव करेगा, साउथ की तरह। समझ में आ रहा है? तो साउथ की तरह अगर बिहेव करेगा तो ये कुछ इस तरह से, मतलब करंट कैसा इसमें फ्लो करेगा, कुछ इस तरह। समझ आ गया ना? तो अब आप बना लोगे, ये भी लिख लो, एक ये भी लिख लीजिए एग्जाम्पल इसी को कर रहे हैं। और इसी में अगर ये अगर इस तरफ जाता रहेगा, साउथ और ये नॉर्थ इस तरफ, तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा, ये आपको अब पता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से, ठीक है, ये सब बता दिए आपको, समझ आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं। हो गया? हेडिंग डालिए, लेंस लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन, जल्दी से। लेंस लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन, लेंस लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन। सुनना बाबू, ये क्या कहता है समझना। अगर लेंस लॉ जो कहता है ये सही नहीं होता, एक सेकंड के लिए, एक बार आपको बोर्ड्स ने पूछा था 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में कि अगर लेंस लॉ जो कह रहा है वो सही नहीं होता तो उसका अपोजिट बात अगर, ठीक है, जैसे देखो इधर देखना, जैसे मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये इसकी तरफ आ रहा है, तो तुम्हें पता है कि ये वाला जो फेस है इसका, ये वाला फेस ये कैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ की तरह। ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना, ये नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि लेंस ने कहा है। अगर ये ऐसा ना हो, सुनना ज़रा, अगर ये नॉर्थ नहीं ये साउथ हो बने, अगर मान लो यही बात है ना, हम क्या कह रहे हैं आपको, टॉपिक क्या है कि लेंस ने कहा उस चीज़ के अगर अपोजिट बात करें तो क्या देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मान लो अगर नॉर्थ नहीं ये साउथ बने, देखो फिर ध्यान से, ये कॉइल है, अगर तुम बार मैग्नेट को इसकी तरफ लेके जा रहे हो तो मतलब फील्ड लाइंस जो इससे जुड़ रहा है ये इंक्रीज हो रहा है, तो नॉर्थ पोल पास जा रहा है, तो ये वाला फेस, अब मैं क्या कर रहा हूँ उसके अपोजिट बात, नॉर्थ बनेगा पता है हमें, हम लोग पढ़ चुके, लेकिन ये फेस अगर साउथ बनता है तो बताओ साउथ बनेगा, एक चीज़ बताओ, नॉर्थ बनेगा तब ना हमें क्या करना होगा, इसको इस बार मैग्नेट को ले जाने में अपोज करेगा ना, ये रिपेल करेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक वर्क डन। हम क्या करेंगे, एक वर्क डन अगेंस्ट में, है ना, हमें ज़बरदस्ती ले जाना पड़ेगा, एक वर्क डन करना पड़ेगा। वो वर्क डन ही किस रूप में वहाँ पर डेवलप होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो कि EMF इंड्यूस्ड होता है। याद रखना कि दुनिया में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा फुलफिल होता है, मतलब वर्क ही हमारा किस में चेंज होता है, एनर्जी में। तो अभी जो वर्क कर रहे हैं तो वही किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में, जो कि उसमें मिला हमको क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में, EMF के रूप में। अगर ये फेस साउथ बन जाता, सोचो ज़रा ध्यान से, तो क्या होता कि बार मैग्नेट जो जा रहा है साउथ बन गया, तब तो और अच्छा है, नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता, अपने आप बार में छोड़ दो, बार मैग्नेट अपने आप खींचता हुआ चला जाएगा।
है ना, अपने आप खींच के चला जाएगा, अपने आप एनर्जी डेवलप हो जाएगा, है ना, और अपने आप सब घरों में बिजली पहुंच जाएगी। ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो नहीं है। मतलब ये क्या होगा, अगेंस्ट या कह सकते हो वायलेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो जाता है। याद रखना, वर्क डन, वर्क ही किस रूप में कन्वर्ट होता है, एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है। तो अगर वर्क करना ही नहीं पड़ता तो एनर्जी डेवलप कैसे हो जाता, हो ही नहीं सकता है। नेचर के अगेंस्ट बात हो ही नहीं। याद करो, आपने सुना होगा कि जैसे अगर हम बांध बना देते हैं नदी पे, अब पानी को रोक देते हैं, डैम बनाकर क्या करते हैं, पानी को रोकते हैं, मतलब हाइड्रो एनर्जी को आपने एक जगह क्या किया, जमा कर दिया, गैदर्ड कर दिया, है ना। अब ये जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ता जाएगा, तुम्हें पता है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा तो नैरो पाइपलाइन से तुम क्या करते हो, टरबाइन पे गिराते हो, पंखी पे। तो नैरो पाइपलाइन के थ्रू तुमने क्या किया, जितना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा उतना ही तेज़ी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और उतना ही जल्दी उसको क्या करेगा, वो पंखी को घुमाएगा, और उतनी ही जल्दी हमारा यही प्रोसेस होता है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उससे क्या जनरेट होता है, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपने क्या किया, हाइड्रो एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट किया, पोटेंशियल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया, काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी से किस में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बाय द डूइंग द वर्क डन। समझ में आ रहा है। तो वर्क करना पड़ेगा तभी एनर्जी डेवलप होगा। तो जब हम मान लो ये कॉइल है, हम इसके पास ले जाएंगे, अगर ये अपोज नहीं करेगा तो हमें वर्क कहाँ करना पड़ेगा, तो अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, अपने आप बिजली पैदा हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वायलेंस ऑफ क्या हो जाएगा, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, याद रखिएगा। दैट्स वाई यही मेरा कहना था कि लेंज ने जो कहा है ये बिल्कुल सत्य है कि जिससे वो प्रोड्यूस्ड होता है EMF, उसी को क्या करता है, अपोज करता है। मतलब जो उससे जो डेवलप होने वाला करंट है वो ऐसा अपने आप को सेटअप करता है कि वो उसी चीज़ को अपोज करता है ना। यही है लेंज लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन। होप सो आप समझ चुके हैं, है ना। तो लिखिए ज़रा इसमें। तो इसमें नॉर्थ नहीं, अब मैं क्या कह रहा हूँ सुनना ज़रा। इसको अगर साउथ बना दो, इसको अगर साउथ बना दो, ठीक है। तो ये बनाओ पहले, फिर लिखते हैं। नॉर्थ बना लिया था, नहीं अभी साउथ बना लिया। उल्टा करना है ना, तभी तो लिखेंगे बाबू, ठीक है। इसको काट दो, फिर दूसरा डायग्राम बना लीजिए। नॉर्थ से तो समझाए थे, साउथ बनाओगे तब ना उल्टा होगा। लेंस लॉ जो कहता है उसका अपोजिट काम। ठीक है, तो लिखिए इसमें थोड़ा सा, इस टॉपिक में एक क्वेश्चन लिखिए। तो एक क्वेश्चन लिखो, अ मेटल रिंग न्यूमेरिकल, अ मेटल रिंग इज हेल्ड हॉरिजेंटली ring is held horizontally and bar magnet is dropped through the ring with its length along the axis of the ring full stop with its length along the axis of the ring। ठीक है बाबू, फुल स्टॉप दो, आगे लिखो। The acceleration of the falling magnet is falling गिरने वाला, falling magnet is ऑप्शन ए more than g,
ऑप्शन ए मोर देन जी, स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला जी। ऑप्शन बी इक्वल टू जी। ऑप्शन सी लेस देन जी। एंड ऑप्शन डी आइदर ए और सी। लेस देन, हाँ क्यों? अपोज करेगा। बहुत बढ़िया बाबू, बनाओ सब लोग, और इसको समझना है। लेस देन होगा। देखो देखो क्या कह रहा है कि एक मेटल रिंग है ऐसा, है ना, और इसके एक्सिस के अबाउट, देखो ये एक्सिस है, इसके अबाउट एक बार मैग्नेट जो है वो गिर रहा है इससे होकर। अब कोई फर्क नहीं पड़ता इधर नॉर्थ मानो इधर साउथ मानो, या साउथ मानो इधर नॉर्थ मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर नॉर्थ भी होगा ना इधर, तो अब देखो तुमसे, जैसे देखो रिंग है और ये ऊपर से क्या आ रहा है, तो आ रहा है, ध्यान से समझना, जब फ्री फॉल हो रहा होगा, छोड़ दिया गया एक्सिस के अबाउट, ये रिंग है मेटल रिंग, जो कि कंडक्टर से बना हुआ है, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, किसी चीज़ का। अगर ये नीचे आ रहा है तो इससे एसोसिएटेड जो इसके फील्ड, इसके एरिया से जो एसोसिएटेड फ्लक्स होगा, उसमें क्या हो रहा होगा? इंक्रीमेंट। जैसे जैसे पास हो रहा होगा इंक्रीज कर रहा होगा, तो इंक्रीज कर रहा है तो ये वाला जो फेस है इसका ऐसा होना चाहिए ना कि उसका अपोज करे। तो अपोज कब करेगा? जब ये वाला फेस क्या बनेगा? नॉर्थ। और नीचे वाला फेस क्या बनेगा? उस टाइम तक। और जब जैसे ही उससे होके गुजर के फिर आगे निकल जाएगा, तो बताओ जाते हुए कौन सा जो इसका मतलब पोल है वो दूर जाएगा। जैसे जाते हुए ये साउथ और ये नॉर्थ, तो देखो जब साउथ जा रहा होगा तो ये वाला फेस, नीचे वाला फेस फिर क्या बन जाएगा? नॉर्थ। और ऊपर वाला फेस क्या बन जाएगा? साउथ। तो प्लीज समझिए, जब आ रहा है तो ऊपर वाला फेस नॉर्थ, नीचे वाला फेस साउथ। और जब उससे पास होकर जब दूर जा रहा होगा नीचे की तरफ, तब बन जाएगा नीचे वाला नॉर्थ और ऊपर वाला साउथ। तो हमेशा याद रखना, जब आ रहा होगा ऊपर, जब इससे ऊपर होगा तब भी ये अपोज करेगा, और जब नीचे होगा तब भी ये अपोज करेगा। उस समय अट्रैक्ट करेगा, इस समय रिपेल करेगा। तो हमेशा जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो जी नहीं होगा, उससे थोड़ा कम होगा। इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा? लेस देन जी। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। और इधर देखो, इधर समय मिल नहीं पा रहा है बाबू। अब कल से याद रखना 3:25 3:30 तक हम एकदम नेट क्लास शुरू कर देंगे। ठीक है, हम आने के बाद सर को आज हम बोल दिए कि मतलब कि क्या बोलते हैं, सर पहले 3 कह रहे हैं, 4 से 4:25 4:30